Hello, good evening, everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So boss, before I begin with this particular chapter, एक बात बताना चाहता हूं कि परसेंटेज बूस्टर कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, जिसके अंदर मैं आपको लाइव क्लासेस हर दिन 2 घंटे की लेने वाला हूं और इस लाइव क्लासेस का एम होगा बोर्ड्स 2024। अगर आप भी 90 या उससे ज्यादा परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर हमारे कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। आपके दिमाग में कई कंफ्यूजन होगा, सर आपने यूट्यूब पे भी तो सारे वीडियोस डाल रखे हैं, क्या डिफरेंस है? तो 3 डिफरेंस बता रहा हूं आपको यूट्यूब में और हमारे जो पेड कोर्स है उसके अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है। पहली चीज, आपको डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल घर पे डिलीवर किया जा रहा होगा। हर दिन हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया जाएगा जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम हैंड होल्डेड सपोर्ट करेंगे। साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के डाउट्स हो गए, वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ज्यादा एफर्ट लगते हैं, इसलिए पेड कोर्स है। तीनों सब्जेक्ट की फीस 5000 है, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल जो आपके घर पे आएगा। 3 बुक सेट्स घर पे डिलीवर हो रही होंगी। अगर आपको लगता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट की फीस 2000 रुपीज है और उसमें भी स्टडी मटेरियल घर पे डिलीवर किया जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियोस नहीं आएंगे, यूट्यूब पर जैसे वीडियोस आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। अगर लेकिन लगता है कि मेरे को कोई पर्सनलाइज गाइड कर दे, सर आई वांट समबडी टू हेल्प मी आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो उस चीज के लिए एक पेड कोर्स है। बिकॉज मुझे भी घर चलाना होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस तो रखना भी चाहिए और लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या 8112601234 पे कॉल करें। चलो बॉस, आज का वीडियो शुरू करने वाला हूं और आज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको फिस्कल पॉलिसी। बॉस, ये फिजिकल पॉलिसी नहीं है, ये फिस्कल पॉलिसी है। कमाल का चैप्टर है, बहुत थ्योरेटिकल है लेकिन इंडीड ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। एक बात ध्यान से समझना कि इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उतनी ही चीजें पढ़ाने जा रहा हूं जो हमारे डेडिकेटेड सिलेबस में है, जो आईएससी 2024 में पूछी जा रही होंगी। सो फोकस कर उसी पर वीडियो रखा है मैंने। पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करना, साथ में टीचर से जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में वो बच्चे जरूर लिख के बताना कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लगता भी आसान है, हो जाएगा, लेकिन स्कूल में मैडम या सर नंबर नहीं देती है, क्या करना चाहिए, तो उसकी भी एक रेमेडी बताने वाला हूं। तो चलो बॉस, फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इसका अंदर की चीजें जानते हैं। चलो भैया शुरू करने जा रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी है क्या भाई? सिंपल सी बात है, सरकार के पास किस किस सोर्सेस से पैसा आएगा और वो पैसा सरकार किस किस एड में खर्च करने वाली है, समझते हैं। पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, यहां से पैसा आएगा, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार टैक्सेशन का आया हुआ पैसा से क्या इंपैक्ट होने वाला है? पब्लिक स्पेंडिंग से, पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक टॉपिक है, सरकार पैसा खर्च करेगी तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी में, और साथ में जो पब्लिक बोरोइंग, लोगों से जो सरकार ने पैसा ले रखा है उससे क्या इंपैक्ट आने वाला है इकोनॉमी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के अंदर। मैंने कीवर्ड के साथ हाईलाइट कर रखा है, पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेकिन मेरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके इन डेप्थ चीजों पर नहीं जाने वाले हैं। हम पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितने हो गए हैं? यहां पर इंस्ट्रूमेंट हो गया है, पहला टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक स्पेंडिंग के बारे में पढ़ना है और तीसरा है पब्लिक बोरोइंग के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं टैक्सेशन और मैं सिखाऊंगा पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक अलग से वीडियो आएगा क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है वो, ठीक है। तो 2 वीडियोस में हमारा ये फिस्कल पॉलिसी पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो हम आने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। हमने बताया था आपको क्या 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मार्क कर लेते हैं। पहला होता है टैक्सेशन, चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स बना लो। दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, और तीसरा होता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट भी इसको कहा जाता है। और मुझे यह भी बताना कि आपके स्कूल में कौन सी टेक्स्ट बुक अभी तक फॉलो की जा रही है। जनरली जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं फ्रैंक की बुक को फॉलो करता हूं व्हेन आई टीच टू आईएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या खत्म करने वाले हैं? टैक्सेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक बोरोइंग के अंदर के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है, ठीक है। चलो बॉस, अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स है क्या साहिब? सुना तो जरूर होगा आप सभी लोगों ने कि इनकम टैक्स भर रहे हैं, ईडी वालों की रेड पड़ रही है, टैक्स सही नहीं दिया, ब्लैक मनी, चोरी हो गया। भाई सारी बातें करेंगे।
टैक्स होता क्या है? कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो हर एक बंदे को सरकार को देनी पड़ती है, ठीक है ना? वो क्या है, यहां पर मेंशन भी क्या है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल। अब सरकार रोड बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, डैम्स बना रही है, डेवलपमेंट लेकर आ रही है, तो वहां पे किसका पैसा खर्च हो रहा है? टैक्स पेयर्स मनी खर्च हो रहा है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? टैक्सेशन होता क्या है? इट्स अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट, ठीक है? अब दो तरह के टैक्स ही हमारे इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का परफेक्ट एग्जांपल जीएसटी है और डायरेक्ट टैक्स का परफेक्ट एग्जांपल इनकम टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पर लगाया जाता है, वेल्थ के ऊपर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स ना हमेशा एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाया जाता है। तो यह भी समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स इज लेवीड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज लेवीड ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एक और मजे की बात है, एक होता है इंपैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। हम बताएं, डायरेक्ट टैक्स का आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी इनकम है तो मुझे ही उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। जो भी बंदा उस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा वो टैक्स पे करेगा। बात समझ में आया? इंपैक्ट शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया? बात समझ में आई? यहां पर डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही बंदे पर होता है और यहां पर इंपैक्ट और इंसिडेंस उस बंदे पर होता है जो उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है। जैसे लेट्स से मैं मूवी देखने गया हूं और शायद कल ही एनिमल मूवी और रिलीज हो रही है, तो कल लेट्स से मैं एनिमल मूवी देखने जा रहा हूं, तो उस पर दिया हुआ मेरी तरफ से टैक्स कौन पे करेगा? तुम नहीं, मैं देखने जा रहा हूं तो मैं पे करूंगा। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हुआ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ गया? बढ़ जाएं आगे? चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये चार तरह के टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है, उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन और डिग्रेसिव टैक्सेशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन यहां से पेपर में नहीं पूछे जा रहे होंगे। तो चलो भैया देखते हैं ऐसी भी क्या बात आ गई और ये होता क्या है, जरा 2 मिनट के अंदर हम जान जाएंगे। चलो भैया शुरू करते हैं। अगर मैंने बोला लेट्स से एक बंदे की इनकम दे रखी है, पहले उसकी इनकम थी 10 लाख, अब उसकी इनकम हो गई है 20 लाख रुपए। एग्जाम्पल से बता रहा हूं भाई, ठीक है? थ्योरी नहीं खेलेंगे। अगर उसकी इनकम थी 10 लाख, अभी हो गई है उसकी 20 लाख। टैक्स पहले भी वो लेट्स से 20% दे रहा था, अभी भी 20% दे रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। मतलब इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसे बोला जाएगा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर। लेट्स से उसकी इनकम पहले 10 लाख थी, अभी 20 लाख है। पहले वो 20% के हिसाब से टैक्स दे रहा था, अभी वो 25% के हिसाब से टैक्स दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इनकम बढ़ी वैसे ही टैक्स का स्लैब भी बढ़ गया, टैक्स का रेट भी बढ़ गया। उसे बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या सब बच्चों को आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है बात की नहीं? इसी का ऑपोजिट होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब क्या? लेट्स से उनकी एक बंदे की इनकम थी 10 लाख, फिर 20 लाख और टैक्स पहले 20% था, अभी 15% हो गया। इनकम बढ़ने से अगर टैक्स रेट कम हो जाएगा तो उसे बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब डिग्रेसिव क्या होता है? सबसे अनोखा ये है, अब देखो भाई, जैसे ये इनकम है 10 से 20 बढ़ी, अब लेट्स से इनकम बढ़ रही है मेरी 100% से, उस 100% के हिसाब से मेरा टैक्स नहीं बढ़ रहा है। मतलब इंक्रीज इन इनकम इज नॉट इक्वल टू इंक्रीज इन टैक्सेशन और डिक्रीज इन इनकम इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज इन टैक्सेशन सिस्टम। उसको हम बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब जिस रेट से मेरा इनकम बढ़ रहा है उस रेट से टैक्स नहीं बढ़ रहा है। डिग्रेसिव का एग्जांपल है, जिस रेट से मेरी इनकम कम हो रही है उस रेट से मेरा टैक्स कम नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग को पता होगा इंडिया में क्या होता है। इंडिया में हमारे यहां लगता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता चला जाएगा साहिब। ठीक है, कोई बात नहीं, भारत है, देश है हमारा, देंगे टैक्स तभी तो होगा डेवलपमेंट। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक डेट के बारे में, पब्लिक बोरोइंग के बारे में।
अब पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या होता है? लेट्स से ये है हमारी गवर्नमेंट, खूबसूरत गवर्नमेंट है, हमको पता है, ये है हमारी गवर्नमेंट। ये कौन है? ये है हमारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, तो उसने क्या किया? उसने जनता से पैसे उधार मांग लिए। तुम हो जनता, आम आदमी, तुमसे पैसे उधार मांग लिए, इसको क्या बोलेंगे? डेट, पब्लिक डेट। क्लियर? अब हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर के लोगों से मांग ले, हो सकता है यूएसए और ब्रिटेन, यूके या कहीं और कंट्री के लोगों से भी पैसा उधार मांग सकती है हमारी सरकार। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? डेट विच द गवर्नमेंट ओज टू इट्स सब्जेक्ट और टू द नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज। वो पैसा जो एक सरकार के लिए उधारी है, चाहे वो अपने नेशनल्स के लिए, चाहे जिससे भी उसने पैसा उधार ले रखा है। अब पब्लिक डेट के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। यही टॉपिक हमें पढ़ना है और यही टॉपिक पर आज की मैं क्लास भी खत्म करूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि तुम्हें कैसा लगा या तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और बाकी परसेंटेज बूस्टर में मिलेंगे तो तुमको तहलका समझ में आएगा ही। ठीक है? अब पूरा मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको सिर्फ एक कंट्री को दिमाग में रखकर समझना है। ऐसी कोई कंट्री दिखती है ना? ऐसी कोई कंट्री दिखती है? गेस कर रहे हैं कौन सी कंट्री? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पाकिस्तान नाम है इसका। ठीक है? तो चलो, पूरा डेट रिडेम्पशन, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोन किसने लिया? पाकिस्तान ने। तो हम ये सारी बातें भी करेंगे पाकिस्तान की। मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन का मतलब क्या हुआ? डेट रिडेम्पशन मतलब उधार को कैसे वापस करेगी एक कंट्री, सरकार उधार को कैसे वापस करेगी, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें एक बात यकीन के साथ बोल सकता हूं, इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में जब तुम बैठ रहे होगे 2024 में, यह क्वेश्चन बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा कि आओ भैया ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सर ने सिखाया था, पाकिस्तान के एग्जाम्पल से तुम एकदम बेहतरीन आंसर लिख कर आओगे, यकीन मानिए। तो चलो भैया शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से एक सरकार अपने लोन को वापस कर सकती है। पहला ही मेथड पढ़ोगे, मजा आ जाएगी। और इसमें कम से कम 5 मेथड्स तो पढ़कर जाना ही। हाउएवर ज्यादा मेथड्स हैं, लेकिन तुम 5 तो मिनिमम पढ़ के चले ही जाना, और 5 के 5 आज की आज क्लास में आपको याद भी हो जाने वाले। तो पहला है रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। पहला मेथड है रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। रेप्यूडिएशन बड़ा अंग्रेजी सा टर्म है, लेकिन मजेदार शब्दावली का अर्थ, क्या बोलना हूं हिंदी में, मजेदार इसका अर्थ है। ठीक है? रेप्यूडिएशन ऑफ डेट का मतलब क्या है? हमने तुमसे पैसा लिया ही कब? मतलब वो दोस्त जो देने से पैसा मना कर दे कि भैया कौन सा पैसा, कब दिए थे क्या भैया, हम तो नहीं वापस कर पाएंगे। मतलब मान लेते सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए। पाकिस्तान से जब वापस करने की बारी आई, पाकिस्तान ने बोला कौन सा पैसा साहब? रेप्यूडिएशन ऑफ डेट। रेप्यूडिएशन मतलब क्या होता है? रिफ्यूजल टू पे द डेट। रिफ्यूजल टू पे द डेट। हम कौन सा भैया, लोन ही नहीं है हमारे पास, हमने आपसे पैसा लिया ही नहीं, कौन सा पैसा, हम वापस करेंगे ही नहीं। रिफ्यूजल टू पे द डेट। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी का पैसा वापस करने के लिए, मना कर दो, देंगे ही नहीं, हो गया लोन खत्म। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट तो भूलने वाले हो नहीं तुम, ये तो पेपर में लिख कर आओगे, पेपर में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन। चल भाई आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड पढ़ते हैं। पहला पढ़ लिया, 5 पढ़ेंगे दिल लगा के। ठीक है? 5 याद होंगे, पढ़ेंगे ज्यादा शायद, लेकिन अब तुमको पेपर में रेप्यूडिएशन ऑफ डेट तुम भूलोगे कि नहीं भूलोगे, मुझे जरूर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। दूसरा होता है रिफंडिंग। ये अच्छा तरीका है, रिफंडिंग। रिफंडिंग का मतलब क्या है मेरे भाई? रिफंडिंग ये हमारी पाकिस्तान सरकार करती है, हमारी नहीं है, जिसकी भी है पाकिस्तान सरकार करती है। क्या? लेट्स से ये है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का लोन चुकाना था, श्रीलंका से लोन ले लिया। ओह सॉरी, श्रीलंका में भी तो लोन नहीं मिल सकता है, उनकी भी तो हालत कौन सी अच्छी है। ओके छोड़ो। लेट्स से चाइना से लोन ले लिया। हाँ, यही इनका हेल्प करता है खाली। चाइना से लोन लिया, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूं, सऊदी अरेबिया को लोन वापस कर दिया। रिफंडिंग का मतलब क्या होता है? while you are repaying the loan you are raising funds through some other bonds। कुछ और लोन लेकर पुराने लोन चुका दो। सिंपल है, इजी है, मोहिनी का डांस। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
मैं क्या बोल रहा हूं, रिफंडिंग का मतलब क्या हुआ, पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेने का। तो कुछ सरकार ऐसा करती हैं, टू वाइप आउट द ओल्ड लोन्स दे जनरली रेजेस कैपिटल फ्रॉम सम अदर सोर्सेस और फ्रॉम सम इशूइंग न्यू बॉन्ड्स, और वहां से जो पैसा आता है रिफंड कर देते हैं दूसरे वाले को। क्लियर है? मतलब रामू को लोन वापस करना था श्यामू का, तो मोहन से ले लिया, मोहन से लिया, श्यामू को चुकाया, बस दोनों लोग खुश। क्लियर है? रिफंडिंग में समझ में आ गया? रिफंडिंग भी पेपर में लिखकर आ जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं। बढ़ जाएं आगे, अगली बात पर आ जाएं। अगली बात पर आते हैं और अगला है टर्मिनल एन्युटीज। टर्मिनल एन्युटीज ये एक सही तरीका होता है लोन चुकाने का। टर्मिनल एन्युटीज का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करना, चाहे वो मंथली इंस्टॉलमेंट हो, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली। आपने टर्मिनल एन्युटीज का मतलब क्या है, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में आपने पैसा चुकाना शुरू कर दिया है, इसको बोलते हैं टर्मिनल एन्युटीज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर किसी का लोन वापस करना है, आपने महीने महीने, हर दिन दिन, क्वार्टर क्वार्टर, हाफ ईयरली, ईयरली ईयरली पैसा चुकाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग टर्मिनल एन्युटीज। फिर आते हैं फोर्थ मेथड, ये है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक कमाल का मेथड होता है, कमाल का। आपने क्या किया ना, एक फंड बना लिया, हिंदी में बताऊं तो तुमने एक गुल्लक बना लिया, गुल्लक बना लिया, गुल्लक भैया। ठीक है, पिगी बैंक, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं हम लोग। ठीक है, आपने गुल्लक बना लिया, इसमें आप पैसे सेव कर रहे हो, पैसे सेव कर रहे हो, पैसे सेव कर रहे हो, पैसे सेव कर रहे हो। वो पिक्चर देखी होगी ना, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करो में तुम, सलमान खान क्या करता है, मां के आंखों का इलाज के लिए अलग गुल्लक था, शादी के लिए अलग गुल्लक था, गर्लफ्रेंड के लिए अलग गुल्लक था। तो तुमने क्या किया, हर एक कॉन्टिजेंसी के लिए एक सिंकिंग फंड बना दिया कि वो कॉन्टिजेंसी को हम इस सिंकिंग फंड से दूर करेंगे। तो इन्होंने एक गुल्लक बना दिया है, उसमें पैसा जोड़ते जा रहे हैं और इसमें पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, उस कलेक्ट हुए पैसे से लोन को चुका देंगे। सिंपल, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंकिंग फंड क्रिएट करना। बात समझ में आ रही है? लिखकर आ जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं मेरी जान। बढ़े आगे, चलो भैया आगे बढ़ते हैं और हम लगाते हैं एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल, कैपिटल लेवी। सारे आसान पहले करा रहा हूं। कैपिटल लेवी ये इतना बढ़िया पॉइंट है, ये इंडिया में लागू होता है। कैपिटल लेवी, अब सरकार कह रही है यार पैसा ही नहीं है, कैसे उधार चुकाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो सरकार ने कहा क्या, आज से सबकी प्रॉपर्टी पर टैक्स 50%, टैक्स बढ़ा दो। इससे क्या हो जाएगा, लेट्स से किसी एक लोगों ने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने बोल दिया 40% का टैक्स है, तो 4 करोड़ रुपए सरकार को दो, 4 करोड़ रुपए सरकार को दो। कैपिटल लेवी मतलब हेवी टैक्सेशन इज बीइंग इम्प्लाइड ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, ऑन डिफरेंट पीपल। सरकार ने हेवी टैक्सेशन लगाया, टैक्स से कलेक्ट हुआ पैसा जिनसे लोन लिया था उनको चुका दिया। सिंपल, कैपिटल लेवी समझ में आ रहा है? भारत में ऐसे ही होता है आजकल, तो ऐसे ही हो रहा है, 40% टैक्स, 45% टैक्स, 28% जीएसटी, बोल सको तो बोल लो, रोक सको तो रोक लो, 28%। ठीक है, तो ऐसा हम तुम पढ़ रहे हैं, हम लोग में भी जीएसटी। ठीक है, तो हेवी टैक्सेशन लो, टैक्स से आए वो पैसे से लोन चुका दो। सिंपल, इसे बोलते हैं कैपिटल लेवी। बात समझ में आ गया? अगले मेथड की तरफ जाते हैं, एक और मेथड, 6th, बजटरी सरप्लस। बजटरी सरप्लस का मतलब क्या होता है मेरी जान? बजटरी सरप्लस का मतलब होता है जब हर साल गवर्नमेंट बजट निकालती है, उस बजट में पहले से ही एक बार प्रोविजन कर दिया जाएगा कि इस साल मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा उसका 20% पैसा लोन वापसी में दिया जाएगा। तो मतलब बजट में पहले से प्री डिफाइंड कर दिया गया है कि मैं इतना पैसा इस बार बजट से निकाल कर लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। इसको बोलते हैं बजटरी सरप्लस। ठीक है ना, गवर्नमेंट का इतनी रिसिप्ट आने वाली है, इस रिसिप्ट का कुछ सर्टेन परसेंटेज हम लोन चुकाने के लिए यूज करने वाले हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बजटरी सरप्लस। एक और मेथड है, एक और मेथड बड़ा बेवकूफी भरा है, लेकिन सुन लो, वो है डेट कन्वर्जन। डेट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लेट्स से तुमने सरकार को जो लोन था ना वो दिया, लेट्स से 10% के रेट पर।
सरकार को जो तुमने लोन दिया वो 10% के लोन पर दिया, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, मतलब तुमको हर साल 10% का ब्याज मिलता था अपने दिए हुए लोन पर। अब सरकार ने तुम्हारा ये लोन का रेट ही कम कर दिया, 8% कर दिया। लेट्स से और घटा देते हैं, इसको घटा के कर दिया 6%। लेट्स से तुमने सरकार को 1 लाख रुपए लोन दिया था, 10% के साथ तुमको 1,10,000 रुपए वापस होते। अब सरकार ने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो तुम्हें कितने वापस करेगी? 1,08,000। और रेट कम कर दिया तुम्हें कितना वापस करेगी? 1,06,000। क्या सरकार का बर्डन कम हो रहा है? क्या लोन रीपे हो रहा है? तो डेट कन्वर्जन भी एक और तरीका होता है जिससे सरकार अपने लोन बर्डन को कम करती है, एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट करके। अच्छा, जितने भी मैंने ये सारे मेथड्स बताए हैं, इन सारे मेथड से हम देश के अंदर का कर्जा चुका सकते हैं। मतलब अगर इंटरनल डेट को अगर क्लियर करना है तो ये 7 तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो डेट क्लियर करना है जो आपने विदेश से लिया है, उस पर केवल एक ही मेथड काम करता है, वो है एक्सपोर्ट सरप्लस। क्या है भाई? वो है एक्सपोर्ट सरप्लस। आपने ऐसी इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप डॉलर्स या फॉरेन करेंसी कमाएंगे, उस फॉरेन करेंसी से हम उस कंट्री का लोन चुका सकते हैं। बात समझ में आए? लेट्स से इंडिया ने यूएस से लोन लिया है 1,000 करोड़ रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, और इंडिया ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सेटअप की, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से इंडिया ने कमाए 1,200 करोड़ रुपए। तो 1,200 करोड़ से 1,000 करोड़ का लोन चुका दिया जाएगा इन दैट करेंसी, जिस करेंसी में पहले से लोन ले रखा था। तो यहां तक की बात समझ में आई? ये पूरा टॉपिक खत्म होता है मेथड्स ऑफ डेट रिडेंशन, मतलब पब्लिक डेट खत्म होता है। एक टॉपिक और पढ़ लो जिसे हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक सेकेंड, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग की सिर्फ मीनिंग हमारे सिलेबस में है बेटा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब भी इकोनॉमी में कमी आए, मतलब खर्चा ज्यादा हो और इनकम कम हो, इस ब्रीच को दूर करने के लिए नई करेंसी को छाप लो। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है। अगर जैसे मम्मी लोग घर में बोलती हूँ, अरे हमारे घर में मशीन थोड़े नोट छापने वाली, पेड़ थोड़े लगाए। तुम्हारे घर में बोला था, मेरे घर में तो बोला जाता था भाई साहब। तो वही वाली बात है, सरकार के पास अगर कमी पड़ रही है पैसे की, छाप लो, सिंपल। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग के बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी होते थे। जिम्बाब्वे का केस स्टडी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब सीयूटी पढ़ा रहे होंगे तब हम आपको इस पर और डिटेल, इन डेप्थ तक आपकी नॉलेज को वाइडन अप करेंगे। तो यहाँ की क्लास आज तक, और कल हम आपको इसका दूसरा वीडियो दे रहेंगे जिसके अंदर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। एक और रिमाइंडर है, जाओ परसेंटेज बूस्टर में रजिस्टर करो, साथ में मिलकर तीनों सब्जेक्ट को फोड़ते हैं, 90-95% अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लेकर आते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।